नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन PYQ जो FSO के हैं अलग अलग राज्यों के, उनका चर्चा करते हैं यहाँ पर। यह वीडियोज प्रतिदिन शाम को 7 बजे अपलोड होता है हमारे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। इसके माध्यम से अभी तक हम 7 से 8 पेपर्स की चर्चा कर चुके हैं। मोटा मोटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 600 से 700 प्रश्नों की हम चर्चा अभी तक विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस 24th लेक्चर से 24th क्लास से हम लोग मणिपुर PCS का जो पेपर है उसकी चर्चा चालू करेंगे, है ना। ये जो मणिपुर का PCS का पेपर है, यह इसके तहत 150 प्रश्न रखे गए हैं ना। इसके तहत एग्जैक्टली कहें तो 200 प्रश्न थे, है ना, जैसा कि आप देख पाएंगे इसमें। यहाँ पर 200 प्रश्न हैं, लेकिन इन 200 प्रश्नों में से हमारे काम के 150 प्रश्न ही हैं, है ना, क्योंकि जो बाकी जो 50 प्रश्न हैं वो बाकी के 50 प्रश्न इनके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और आदि आदि के थे, जो हमारे काम के नहीं हैं, हमारे मतलब के नहीं हैं, क्योंकि हमारा ये वाला सिलेबस उनके सिलेबस से मैच नहीं करता। ठीक है, हम प्रश्न क्रमांक 150 तक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज से हम चालू कर रहे हैं पहले प्रश्न से, है ना। कहाँ से चालू कर रहे हैं? पहले प्रश्न से। ये पेपर ऑलरेडी हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है। आप भी मणिपुर PSC की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चालू करते हैं हम हमारी आज की इस पहली क्लास को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड, है ना। जैसे पहले क्वेश्चन यदि आप देख पाएंगे यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा, है ना। मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड, है ना। मोल्ड क्या है एग्जैक्टली? तो जो फंजाई रहता है, मोल्ड और ईस्ट दो फॉर्मेट में रखा जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल, है ना, कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, खैर वापस से, तो मोल्ड इनहिबिटर या मोल्ड की ग्रोथ को रोकने के लिए ब्रेड में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? ठीक है, सोडियम कैल्शियम प्रोपियोनेट, जो कि प्रोपियोनिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म है। दूसरा सोडियम क्लोराइड, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? सोडियम कैल्शियम प्रोपियोनेट। ठीक है, किसका? सोडियम कैल्शियम प्रोपियोनेट का यूज किया जाता है, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसी के अलावा और भी क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट या प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, जैसे मोल्ड इनहिबिटर हमने कहा यहाँ पर, तो ये फंजाई को रोक रहा है, एंटी फंगल हो गया, है ना। मोल्ड क्या है? फंगस होता है। मोल्ड क्या है? फंगस होगा, तो एंटी फंगल हो गया। यदि आप क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, तो बाकी और भी यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, पोटेशियम मेटा बाईसल्फाइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, है ना। और उनके कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही एसिडिटी रेगुलेटर्स होते हैं ना। एसिडिटी रेगुलेटर मतलब वो जो हमारे फूड प्रोडक्ट को, फूड आइटम क्या कर देंगे, एसिडिक बना देंगे, है ना। वो सिट्रिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है ना। तो जैसे उदाहरण के ये सब भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से रेगुलेट होते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। तो वो हो गया। कुछ कलर एडिटिव्स हो सकते हैं जो कलर इन्हांस करेंगे, जैसे कॉमनली जो यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में, वो टाट्राजिन होता है, इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। इसके अलावा सनसेट येलो की बात करें तो कैंडी और बेकरी में यूज किया जाता है। कैरामोइजिन की बात करें तो रेड डाई जो है ना, रेड पिगमेंट है ये, जो कि जेलीज और सायरप में यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो हम क्वेश्चन ऑलरेडी लगा चुके हैं कई दिन पहले, वो है BHA BHT, है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। ठीक है, ये फैट्स और ऑयल्स में, स्नैक्स और सेरल्स में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे ही टोकोफेरॉल का भी यूज किया जाता है, जो विटामिन ई होता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। कुछ एंटी कैकिंग एजेंट होते हैं, है ना, कुछ स्वीटनर्स होते हैं। तो ये बहुत सारी एक मैंने लिस्ट दी है कॉमन जनरल, जो एग्जाम में महत्व रखती है। हु डेवलप द प्रोसेस ऑफ कैनिंग, है ना। कैनिंग की प्रोसेस किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ये क्वेश्चन हम पहले भी कई बार लगा चुके हैं, है ना। कैनिंग की प्रोसेस किसके द्वारा डेवलप की गई थी? निकोलस अपर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? निकोलस अपर्ट के द्वारा कैनिंग की प्रोसेस डेवलप की गई थी। बाद में उस कैनिंग की प्रोसेस में टिन का यूज किया गया। कैनिंग की जो प्रोसेस हुई, केन बनाया गया ना, केन आता है ना, जो वो ड्रिंक आते हैं आपके, कार्बोनेटेड ड्रिंक आते हैं, उनका जो केन कहते हैं उसको हम, है ना। वो कैनिंग की जो प्रक्रिया थी, वो पहली बार किसने इजाद करी? निकोलस अपर्ट ने। लेकिन उस कैनिंग की प्रोसेस में हम टिन टिन मटेरियल का यूज कर सकते हैं ना, किसका? टिन धातु का यूज कर सकते हैं। ये किसने इजाद किया था? पीटर डुरंड ने, है ना। किसने इजाद किया था? पीटर डुरंड ने। एक ऑप्शन क्या था? लुई पास्चर था। लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन को इजाद किया था। इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और ये पहले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने जर्मिनेशन थ्योरी की बात करी थी। किसकी बात करी थी? जर्मिनेशन थ्योरी की बात करी थी, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों के पश्चात क्या हुआ, इस पूरी माइक्रोबायोलॉजी और इस पूरे सिस्टम की क्या हो पाई, शुरुआत हो पाई, ठीक है। ऐसे ही फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, फ्रीजर की बात करें, तो फ्रीजर किसने इजाद किया था? क्लेरेंस बर्ड्स-आई ने इजाद किया था। आगे चल करके इनके नाम पे एक कंपनी भी बनी थी बर्ड्स-आई नाम की, ठीक है। तो क्लेरेंस बर्ड्स-आई ने क्या किया था? फ्रीजर की इजाद करी थी, ठीक है। वैक्यूम पैकेजिंग की इजाद किसने करी थी? कार्ल बुश ने करी थी। अब वापस से मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि ये जो यहाँ पे महत्वपूर्ण वो लिखे हुए इन्वेंशंस लिखे हुए हैं, रेफ्रिजरेशन क्या है ना, किसने इजाद किया, एंजाइम को किस यूज करना चाहिए, कैसे निकल करके आया, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला थर्ड क्वेश्चन, नाइसिन इज यूज्ड एज, है नाइसिन को किस प्रकार से यूज किया जाता है? तो नाइसिन क्या है? इट एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ना। नाइसिन को किसकी तरह यूज करते हैं? एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह यूज किया जाता है ना। इमल्सीफायर क्या होता है? वो जो ऑयल या वाटर या ऑयल को क्या कर दे, मिक्स कर दे, है ना। वो क्या कर दे, जो दो सेपरेट जो होते हैं मीडियम होते हैं उनको मिक्स करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सीफायर बोलते हैं। जो इनको स्टेबल करके रखेगा वो क्या होता है? स्टेबलाइजर होता है, जो कि सस्पेंशन में, इमल्सन में कई जगह यूज किया जाता है। स्वीटनर आपको पता ही है, ठीक है। ये जो नाइसिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, यह एक प्रकार का क्या है ना, पेप्टाइड है, जो कि लैक्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना। किसके माध्यम से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम के माध्यम से, जो कि लैक्टोकोकस लैक्टिस क्या है? एक लैब है। लैक्टोकोकस लैक्टिस क्या है? एक लैब है। लैब मतलब क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो एल्कोहल के किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस नाइसिन का यूज चीज इंडस्ट्री में, केंड में, पास्चराइज्ड मिल्क में कई जगह पर यूज किया जाता है। अगला है आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स आयोडीन द फॉर्म ऑफ, है ना, जो मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, कल की ही क्लास में पढ़ाया हुआ, इवन कल की क्लास में पढ़ाया हुआ, जब वो पढ़ा रहा था आपको उसमें फोर्टिफिकेशन में, कि भाई जो आयोडीन का फोर्टिफिकेशन होता है उसमें किस कंपाउंड का यूज करते हैं? तो उसमें किसका यूज करते हैं? KiO3 का, है ना, पोटेशियम आयोडेट का। किसका यूज करते हैं? पोटेशियम आयोडेट का यूज किया जाता है, ठीक है, फोर्टिफाइड सॉल्ट में। इसके बाद अगला है द फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनर एजेंट यूज्ड वाज, है ना, पहला सिंथेटिक स्वीटनर एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, जो पहला सिंथेटिक स्वीटनर एजेंट बनाया गया वो कौन सा बनाया गया था? लैब में सैक्रिन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सैक्रिन बनाया गया था। और जितने भी सिंथेटिक स्वीटनर एजेंट्स होते हैं उनकी हम क्या बताते हैं? रिलेटिव स्वीटनेस बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेटिव स्वीटनेस बताते हैं। यहाँ पर रिलेटिव स्वीटनेस की एक टेबल दी हुई है। जैसे यदि हम बात करें सैक्रिन की ही, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वह नॉर्मल शुगर से 300 से 400 गुना क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है? नॉर्मल शुगर से 300 से 400 गुना मीठा होता है। यदि एस्पार्टम की बात करें, है ना, वो भी एक सैक्रिन शुगर है, मीठा शुगर है, तो वह क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर 160 से लेकर के 220 गुना क्या होता है? नॉर्मल शुगर से मीठा होता है। सबसे मीठा शुगर कौन सा है? सबसे मीठा शुगर होता है नियोटेम, है ना, जो कि 7000 से लेकर के 13000 क्या है गुना मीठा होता है। किससे? नॉर्मल शुगर से। हमारी जो हम डेली टेबल शुगर यूज करते हैं उससे इतना गुना मीठा होता है, ठीक है। अगला, जैम जेली एंड प्रिजर्व्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाई एडिंग शुगर एट अ कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, जैम हो गया, जेली हो गया, है ना, इनमें कितना परसेंट शुगर होता है? तो इनमें जो शुगर का मात्रा रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 65% के आसपास। कितना? 65% के आसपास इनका मात्रा रखा जाता है, ताकि वो क्या हो सकें? प्रिजर्व हो सकें। लेकिन ये एक क्या है? समस्या भी है। ये क्या है? ये एक समस्या भी है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा हो जाता है? जैसे जाइगोसैक्रेस, है ना, क्या हो जाता है? जाइगोसैक्रेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। अब ये जो जाइगोसैक्रेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वह इसी क्या होता है? हाई शुगर में पनप जाता है, और हाई शुगर में क्या करेगा? वो ग्रोथ करेगा और क्या कर देगा? खत्म कर देगा, ठीक है। तो जब ये अच्छा है तभी ये दूसरी हैंड पे क्या हो जाता है? खराब भी स्थिति मानी जाती है, ठीक है। बट अभी के लिए आपको कितना परसेंटेज याद रखना है जैम जेली और प्रिजर्व के लिए? 60 से 70 के बीच में। हमारे लिए ऑप्शन क्या दिया गया था? 65% का, ठीक है। हनी में कितना शुगर होता है? लगभग 80% शुगर होता है, और यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग आइटम्स में अलग अलग क्या होता है? मात्रा शुगर का देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो शुगर होती है जितनी ज़्यादा रहेगी, वाटर की एक्टिविटी क्या हो जाती है? उतनी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये शुगर क्या करती है? वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। कारण क्या होता है कि शुगर क्या होता है? प्रिजर्वेटिव की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि शुगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर नहीं मिल पाता किसको? माइक्रोब्स को। काय के लिए? ग्रोथ के लिए, ठीक है।
तो हाई शुगर कंटेंट रिड्यूसेस अवेलेबल वाटर एक्टिविटी, अवेलेबल वाटर, दैट इज वाटर एक्टिविटी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना, जो हमने बात करी। यदि लो वाटर एक्टिविटी है तो वाटर एक्टिविटी लो होने की वजह से माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7, आफ्टर ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट वेजिटेबल शुड भी, है ना, कि जब आप ड्राई करते हैं तो ड्राई करने के पश्चात वेजिटेबल में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। तो वेजिटेबल में मॉइस्चर कंटेंट, है ना, वेजिटेबल में मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर द ड्राइंग 6 से 8% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 से 8% होना चाहिए। अब किसी भी फूड आइटम को तुम ड्राई करोगे तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना लाया जाए? ये इतना ही क्यों लाना है? क्योंकि इतना वो मॉइस्चर कंटेंट ऐसा है जो यह इसमें माइक्रोबियल माइक्रोब्स को पनपने नहीं देगा, माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करके रखेगा? इनहिबिट करके रखेगा, ठीक है। इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ, इसलिए हमको इतना चाहिए। फ्रूट्स में 15 से 20%, ग्रेन्स में, सेरेल्स में 12 से 14%। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। जो लोग लगातार क्लास देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि हमने ये क्वेश्चन लगाया हुआ है, ठीक है। स्पाइसेस में 8 से 12%, हर्ब्स में 8 से 12%, ठीक है। तो ये पूरा एक रेंज है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में वही लगवा रहा हूँ जो ऑलरेडी क्या है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि रिपीट हो रहे हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या मेरे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से वो चीज कवर हो रही है, ठीक है। अगला, अगार अगार इज यूज्ड एज, अगार अगार को किस प्रकार से यूज किया जाता है? तो अगार अगार का सामान्यतः फूड प्रोडक्ट्स में दो तरीके से यूज किया जाता है, एक स्टेबलाइजर के तौर पे, दूसरा के तौर पे थिकनर के तौर पे। क्या के तौर पे? थिकनर पे तौर पे। उसको थिकनिंग एजेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? हम थिकनिंग एजेंट भी कह सकते हैं। वह जेलिंग एजेंट हो सकता है ना, जेलिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है, थिकनिंग एजेंट के तौर पे, स्टेबलाइजर के तौर पे उसको यूज किया जाता है। ये जो अगार है ये क्या है? एक नेचुरल पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड वाली क्लास में इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कहाँ से आता है? रेड सी वीड से निकल करके आता है। यह 85 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और यदि आप क्या करते हैं 32 से 40 के बीच में टेम्परेचर ले आ जाए तो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो ये इसका क्या है? फीचर होता है, ठीक है। अगला, फ्रोजन स्टोरेज इज जनरली ऑपरेटेड एट द टेम्परेचर ऑफ, है ना, कि जो फ्रोजन वो रहता है, स्टोरेज रहता है, वह कितने टेम्परेचर पे रेगुलेट किया जाता है? तो जो फ्रोजन स्टोरेज रहता है उसको -18 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पे रेगुलेट किया जाता है। कितने पर? -18 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम पर उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में कुछ चंद बातें लिखी हुई हैं, एक बार आप जरूर उनको देख लें, ठीक है। अगला, टोकोफेरॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या होता है? विटामिन ई होता है। टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई होता है। कई बार पढ़ाया हुआ है कि विटामिन ई क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। आज भी ऊपर बताया जब वो एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बात करी, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में कुछ कॉमन जो वो है एंटीऑक्सीडेंट है, वो कौन है? ये क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट फ्री पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं और ऑक्सीडेशन को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, ठीक है। टोकोफेरॉल हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, है ना, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट हो गया, BHA BST आज ही हमने पढ़ा था ऊपर, है ना, इसका क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा TBHQ, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्यूनोन, है ना, प्रोपाइल गैलेट, लेसिथिन, ये बहुत सारे क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगला, बिटरनेस इन कोलोकासिया इज ड्यू टू, है ना, कोलोकासिया में जो बिटरनेस होती है वो किसके कारण होती है? सामान्यतः बिटरनेस जो फ्रूट आइटम्स में रहती है वो ऑक्जेलेट के कारण होती है। किसके कारण होती है? ऑक्जेलेट के कारण। ध्यान में रखना हमेशा के लिए, ठीक है। फ्रूट प्रोडक्ट्स में जो भी वो होती है बिटरनेस होती है वो सामान्यतः किस कारण होती है? ऑक्जेलिक एसिड कारण होती है। ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको? कैल्शियम ऑक्जेलेट दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? कैल्शियम ऑक्जेलेट दिया हुआ है। यही राइट आंसर है, पोटेशियम ऑक्जेलेट नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, किसके कारण? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ये क्या है? बिटरनेस देखने को मिलता है। अब अलग अलग फूड आइटम्स में है ना, बिटरनेस जो होता है, टॉक्सिसिटी जो होती है, इरिटेशन जो होता है, वो अलग अलग उसके कारण, कंपाउंड के कारण होता है, ठीक है। जैसे कोलोकासिया में हमने कैल्शियम ऑक्जेलेट पढ़ा, वैसे ही पालक में किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही होता है, ठीक है। यदि नीम के पत्तों की बात करें तो उसमें ट्राइटर्पेनॉइड्स और एल्कलॉइड्स के कारण होता है। यदि करेले में कड़वापन क्यों होता है? बिटरनेस हो गया ना, कड़वा, तो क्यों होता है? तो मोमोर्डिसिन के कारण होता है। तो ये पूरा टेबल आप ध्यान में रखेंगे, किस उसमें किसके कारण क्या होता है? कड़वापन आता है, बिटरनेस आती है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, इन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन मिल्क इज हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ। पास्चुराइजेशन 3 प्रकार का होता है, ये पहले भी बताया हुआ। एक जिसमें तापमान कम रहेगा,
तो समय ज़्यादा लगेगा। एक बीच की स्थिति कि तापमान ना बहुत ज़्यादा है ना समय बहुत ज़्यादा है, एक अगली स्थिति कि उसमें तापमान बहुत ज़्यादा है तो समय कितना लगेगा, बहुत कम लगेगा। ठीक है, तो ए क्या हो जाता है, एल टी एच टी हो जाता है, ये एस टी एच टी हो जाता है, एस एच एच टी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, यू एच टी हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यू एच टी हो जाता है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, एच टी एस टी की, है ना, एस टी में सामान्यतः क्या बताया गया है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन मिल्क इज हीटेड द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, है ना। यहाँ से हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड पहचानना है आपको। एक है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, लेकिन देखो जो 30 मिनट और 62 डिग्री वाला दिया हुआ है वो हाई टेम्परेचर में कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि मेथड तो तीन ही है। तीन मेथड में तुमको खुद तय करना है कि कौन सा हाई होगा कौन सा लो होगा। तुम लो को हाई मान लोगे, जो कि 62% होता, 62 डिग्री होता है वो लो होता है, लेकिन तुम उसको हाई मान के चलोगे तो समस्या तुम्हारे साथ है। ठीक है, क्योंकि तुमको तीनों मेथड का डिफ्रेंसिएशन नहीं पता। ठीक है, पहले कई बार पढ़ाया हुआ, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड। अब इसी 72 को मैं क्या कर दूं, 130 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। और मैं इसको क्या बोल दूंगा, यूएचटी टाइप ऑफ पास्चुराइजेशन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, यूएचटी पास्चुराइजेशन बोल दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है वापस से, एच टी एस टी 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए करते हैं, एल टी है ना 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए करते हैं। मैंने कहा ना ऊपर कि तुम यदि इसको सिलेक्ट करते हो डी वाले को, तुमको यही पता है कि कैसे सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, 62 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए जो किया जाता है वह सबसे लॉन्गेस्ट वो है, चरण है, स्टेप है। ठीक है, जो कि 30 मिनट का टाइम लेगी, लेकिन वहां पे आपको स्पष्ट बताया गया था कि शॉर्ट टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शॉर्ट टाइम होना चाहिए। शॉर्टेस्ट नहीं लिखा, शॉर्टेस्ट लिखा होता तो फिर ऑप्शन भी देता 3 सेकंड वाला, लेकिन 3 सेकंड वाला ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, बीएचए इज, देख रहे हो बीएचए का क्वेश्चन इसी पेपर में दोबारा रिपीट हो रहा है। बीएचए निम्नलिखित में से क्या होता है, तो बीएचए क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। बीएचए क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट की पूरी लिस्ट हमने ऊपर पढ़ ली है, तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगला, बीआईएस का हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से कहां पर है ना, बीआईएस का हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से कहां पर है, पुणे, चेन्नई, दिल्ली या फिर अजमेर। ठीक है, तो जो बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में है। यह 23 दिसंबर 1986 को स्थापित किया गया था। बीआईएस एक्ट भी 1986 में आया था। जो हेडक्वार्टर है वो मानक भवन में है। मानक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। मानक का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड, है ना, लेकिन भवन का नाम स्टैंडर्ड भवन नहीं, मानक भवन है। ठीक है, तो मानक भवन इसका हेडक्वार्टर क्या स्थापित किया गया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत काम करता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे संस्थान दिए हुए हैं देश के, बीआईएस, फसाई, एगमार्क, आईएसआई, आईएसआई मार्क, हॉल मार्क, अपीडा, ईआईसी, है ना, ये एक बार जरूर आप देख लेना, इनके बारे में और डिटेल एड ऑन कर लेना। ठीक है, इनमें से बहुत सारे आपके सिलेबस में, एगमार्क, एफपीओ, पीएफए, ये सब आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, आईएसआई, हॉलमार्क, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, अगला, जर्मिनेशन अफेक्ट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ लेग्यूम्स बाय, है ना, जो जर्मिनेशन होता है वह लेग्यूम्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको समझ लो कि तुम क्या करते हो, शाम को अपने घर में चना, सोयाबीन, ये मूंग दाल, ये सब क्या कर देते हो, पानी में डाल के फुला देते हो। ठीक है, सुबह उठते हो उसको क्या करते हो, एक साफ धुल करके और साफ कपड़े में निकाल करके रख देते हो, और दोपहर तक में क्या हो जाता है, वो अंकुरित हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। अब उससे क्यों क्यों किया, तुम तो खा ऐसे भी सकते थे, लेकिन तुमने यही क्यों किया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जर्मिनेशन करवाने से क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है ना, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। वो न्यूट्रिशनल वैल्यू विटामिन सी के रूप में दिख सकती है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक्टिविटी के रूप में दिख सकती है, डिक्रीज इन ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक्टिविटी। ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या होता है, वो पढ़ाया हुआ है कि ये क्या कर देता है, प्रोटीन के साथ प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, इसलिए उसको कम करना है। इसके अलावा इंक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो ऑल ऑफ द आर राइट। ठीक है, तो जर्मिनेशन से क्या क्या इंपैक्ट आता है उसकी पूरी एक लिस्ट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप जरूर देखें उसको। अगला 16th क्वेश्चन, पाइनएप्पल वैरायटी सुटेबल फॉर अ कैनिंग। पाइनएप्पल की कई वैरायटी होती हैं, उनमें से कुछ वैरायटी को क्या किया जाता है, कैनिंग के लिए प्रीफर किया जाता है ना, काय के लिए, कैनिंग के लिए प्रीफर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वैरायटी जिसको कैनिंग के लिए प्रीफर किया जाता है। पाइनएप्पल की दो ऐसी वैरायटी हैं जिनको कैनिंग के लिए प्रीफर किया जाता है। एक क्या है, स्मूथ कैन, और दूसरा क्या होता है, क्यू, है ना। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। अब समस्या ये है कि हमको ये नहीं बताया गया है कि यह तुम किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, है ना। कैन भी दिया हुआ है, हमारे को ये समस्या है कि तुम किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। देखो यहाँ पर आंसर बी भी सही है और डी भी सही है।
कारण उसका क्या है कि जो वर्ल्ड लेवल पे सर्वाधिक जो वैरायटी यूज की जाती है कैनिंग के लिए वो कौन सी है, स्मूथ कैन। लेकिन भारत में स्मूथ कैन होता ही नहीं है, भारत में कौन सा होता है, क्यू होता है, जिसको प्रिफर किया जाता है कैनिंग के लिए। ठीक है, तो अब समस्या वही है, लेकिन आयोग ने, इस मणिपुर आयोग ने क्वेश्चन सही क्या माना है, ऑप्शन सही क्या माना है, क्यू माना है। तो मेरी तरफ से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ऑप्शन क्या है, क्यू है, लेकिन तुमको ध्यान में रखना स्मूथ कैन भी और क्यू भी। ठीक है, स्मूथ कैन वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीफर किया जाता है कैनिंग के लिए, लेकिन भारत में कौन सा प्रीफर किया जाता है, क्यू वैरायटी प्रीफर की जाती है, क्यू स्पीसीज प्रीफर की जाती है। ठीक है, अगला, रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लाविन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, हमने किसी उसमें क्वेश्चन पेपर में इसको लगाया हुआ, मेरे को याद नहीं रहता कौन से स्टेट में लगाया। ठीक है, क्योंकि इतने सारे पेपर लगा चुका हूं मैं। तो बेल है ना, उसका क्या है, राइबोफ्लाविन, इट इज यही क्वेश्चन था, बस ऑप्शन बदल गए थे, बेल कॉमन था। रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लाविन इसकी बेल है ना, बेल क्या है, वैज्ञानिक नाम एगल मार्मेलॉस, इसका जूस आपने गर्मी के दिनों में अपने गांव में घरों में क्या है पिया होगा। ठीक है, यहाँ पर रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लाविन दिए हुए, जिसमें सबसे बेहतर सोर्स क्या होता है, ऑर्गन मीट है ना, जानवरों का मांस खाओ तो वो सबसे बेहतर स्रोत माना गया है। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेक्टेरिक टाइप ऑफ फूड, मतलब क्लाइमेक्टेरिक टाइप ऑफ फूड क्या होता है और नॉन क्लाइमेक्टेरिक टाइप ऑफ फूड क्या होता है, तुमको पहले ये पता हो तब इसका आंसर बड़ी आसानी से बता दोगे तुम। ठीक है, मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस उस शब्द का मतलब पता हो। जैसे सबसे पहले आते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स है ना, ये क्या होते हैं कि फ्रूट्स दैट कंटिन्यू टू राइप इवन आफ्टर द हार्वेस्ट, मतलब तुमने फ्रूट को, फल को पेड़ से तोड़ लिया, उसके बाद घर में रख दिया, उसके बाद भी वो क्या हो रहा है, पक रहा है, लगातार पकते जा रहा है। दूसरा, कुछ फ्रूट होते हैं जिनको पेड़ से तोड़ लिया तो जैसा तोड़ा था वैसा का वैसा रखा रह जाएगा, पकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, तुम क्या करो, तुम केला तोड़ो, क्या करो, केला तोड़ लो, कच्चा केला तोड़ लो, धीरे धीरे रखे रखे वो क्या हो जाएगा, पकने लग जाएगा, पीला पड़ने लग जाएगा। सेम आम के साथ तुमने देखा होगा है ना, सेम तुमने किसके साथ देखा होगा, आम के साथ भी देखा होगा। आम को कच्चा तोड़ लो लेकिन 10 दिन बाद क्या होने लग जाता है, पीला पड़ने लग जाता है, पकने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्लाइमेक्टेरिक हो गया। नॉन क्लाइमेक्टेरिक क्या है कि फ्रूट्स दैट डू नॉट राइपन इवन राइपन आफ्टर हार्वेस्ट, कि जो हार्वेस्टिंग के बाद राइपन नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं क्लाइमेक्टेरिक और नॉन क्लाइमेक्टेरिक दोनों की। क्लाइमेक्टेरिक जो तोड़ने के बाद भी पकते रहेंगे, जैसे आम है, केला है, सेब है, पपीता है, अमरूद है ना, इसके अलावा पीर, प्लम, पीच, एवोकाडो है ना, चीकू, टोमेटो, फिग। खुद सोचो क्या ऐसा नहीं होता जो मैंने बताया, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। दूसरा, नॉन क्लाइमेक्टेरिक, तोड़ लो लेकिन पकना बंद हो जाएगा, जैसा तोड़ा था वैसा रखा रहेगा। जैसे नींबू है, हरियर तोड़ा था, हरियर हरियर वो सुखा जाएगा, पीला नहीं पड़ेगा कभी भी। आज ट्राई करना, कर लेना, हरा नींबू खरीद के लाना, 4 दिन 10 दिन रखा रहने देना, वो हरा नींबू हरा रखे रखे सुखा जाएगा, पीला नहीं पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, पकेगा नहीं। सेम ऑरेंज के साथ होता है, हरा तोड़ लो, हरा रखा रहेगा। ठीक है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, पॉम ग्रेनेट है ना, लीची, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ब्लूबेरी, ककम्बर, सबके साथ ही देखने को मिलता है। ठीक, फिर आता है इमिशन ऑफ इथाइलिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ कट फ्लावर्स कॉज अ डिसऑर्डर कॉल्ड, है ना, कि इथाइलिन जो है इमिट होता है कब, जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कट फ्लावर्स, तो कटे हुए जो फ्लावर्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तब इथाइलिन क्या होता है, उसमें से इमिट होता है, और उसके कारण एक डिसऑर्डर फैलता है। वो उस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, है ना, तो उस डिसऑर्डर कहा जाता है स्लीपीनेस। क्या कहा जाता है, स्लीपीनेस। ठीक है, इट इज अ टर्म टू यूज इन अ फ्लोरिकल्चर टू डिस्क्राइब द विल्टिंग और अ ड्रूपिंग कंडीशन ऑफ अ कट फ्लावर्स, पर्टिकुलरली कार्नेशंस और रोजेस ड्यू टू इथाइलिन एक्सपोजर। ठीक है, और ये प्राइमरली सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, गुलाब में, है ना, ये सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, गुलाब में देखने को मिलता है। ये भी ध्यान में रखना, दो बातें ध्यान में रखनी है, कौन सा डिसऑर्डर फैलता है, स्लीपीनेस, किसके कारण फैलता है सर्वाधिक, गुलाब के कारण फैलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, जैसे बेंट नेक है ना, बर्ड अब्सिशन है, लीफ येलोइंग है, और सेंसेंस है ना, तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विच इज द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का प्रिकर्सर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से बात करें, जैसे इथाइलिन का असली प्रिकर्सर क्या होता है, एसीसी होता है, 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे तो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं एसीसी, तो राइट आंसर क्या है, मेथियोनिन, है ना। अब स्टेप्स कैसी होती हैं, तो सबसे पहले क्या बनता है, मेथियोनिन रहता है, वह सैम में कन्वर्ट होता है, सैम एसीसी में कन्वर्ट होता है, और एसीसी किस में कन्वर्ट होता है, इथाइलिन में। बट एसीसी ऑप्शन में नहीं दिया था, मेथियोनिन दिया हुआ था, इसलिए मेथियोनिन क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला,
कॉलीफ्लावर कर्ड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ मंथ एट, है ना, जो फूल गोभी रहती है, फूल गोभी की जो कर्ड्स रहती हैं, मुठ रहती हैं, उनको 1 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। लेकिन किस टेम्परेचर पे संग्रहित किया जा सकता है? तो उनको 1 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यदि उनमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो, 85 से 89% हो, है ना, कितनी, 85 से 89% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले स्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पे रख के क्या कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं 1 महीने के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से बहुत सारे क्या है, आइटम्स को प्रिजर्व किया जा सकता है कोल्ड स्टोरेज की कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमने बात करी, ठीक है। यहाँ पे जैसे पोटैटो है, उनको 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा, ओनियन को 0 to 2 में, टमाटर को 7 से 10 में। तो ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है, जरूर इस लिस्ट को आप एक बार कवर करें, ठीक है। अगला, फॉर क्योरिंग, है ना, क्योरिंग के लिए स्वीट पोटैटो आर केप्ट फॉर 10 डेज, है ना, जो स्वीट पोटैटो होता है उसको क्योरिंग के लिए क्या है 10 दिन तक रखा जाता है, कितने तापमान पर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो को क्योरिंग के लिए 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 80% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ क्या है रखा जाता है। अब जिस प्रकार का कॉन्सेप्ट स्वीट पोटैटो के लिए लगाया गया क्योरिंग के सिद्धांत में 30 डिग्री सेल्सियस विथ 80% RH, वही सिद्धांत बाकियों के लिए भी लागू होता है, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक। ये जरूर लिस्ट एक बार आप देखें, ठीक है। अगला, टोमेटो फ्रूट्स फॉर कैनिंग आर हार्वेस्टेड, है ना। यदि टमाटर की कैनिंग करनी है, डब्बे में बंद करनी है, डब्बा बंदी करनी है, तो कब स्थिति में, कब उसको क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। यदि टमाटर की कैनिंग करनी है तो आपको तब उसको हार्वेस्ट करना है जब वो कैसा हो, रेड राइप स्टेज में हो, कैसा हो, लाल पकी हुई अवस्था में हो। टमाटर अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। जब शुरू में होता है छोटा सा एकदम, है ना, तो हरा रहता है। जब वो हरे से वो उसमें फिर किस में कन्वर्ट होता है, वो थोड़ा येलोइश ऑरेंज में होता है, फिर वो अल्टीमेटली किस में जाता है, वो रेड स्टेट में जाता है, लाइकोपिन काम करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है किस स्टेज में उसको हार्वेस्ट करना है कैनिंग के लिए, तो हार्वेस्ट करना है रेड राइप स्टेज में, ठीक है। अगला है विच ऑफ केमिकल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग स्प्राउटिंग ऑफ ऑनियन इन स्टोरेज, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है ओनियंस में स्प्राउटिंग को रोकने के लिए, है ना, ओनियंस में अंकुरण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है ना। तो ओनियंस में अंकुरण को रोकने के लिए क्या है, मैलेइक हाइड्राजाइड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मैलेइक हाइड्राजाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कई चीजों के अंकुरण को रोकना है तो अलग अलग केमिकल यूज होगा। जैसे ओनियन और गार्लिक के लिए क्या यूज होगा, मैलिक हाइड्रोजाइड यूज होगा। ऐसे ही टमाटर आलू के लिए क्या यूज होगा, क्लोरोफॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट दी हुई है, इसको जरूर याद रखें। छोटी छोटी जो लिस्ट है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद राइपनिंग को रोकने के लिए एंड सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या यूज करें, है ना, राइपनिंग रोकनी है आपको, राइपनिंग एंड सेल्फ लाइफ कंट्रोल, उसके पकने की प्रक्रिया को रोकना है तो क्या यूज करें, तो ये आ जाते हैं यहाँ पे लिस्ट, है ना। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, वो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आज का, फॉर लो शुगर कंटेंट पोटैटो ट्यूबर्स आर स्टोर्ड, है ना। लो शुगर कंटेंट के लिए पोटैटो ट्यूबर्स को कहाँ पर किस तापमान में स्टोर किया जाता है, तो उनको स्टोर किया जाता है 10 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आज का हमारा कहानी था जिसमें हमने 25 प्रश्नों की चर्चा करी। इसके बाद हम 26 से 50 तक की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आप लोग को लगातार साथ बने रहिए। इस क्लास को आज यहाँ बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।